वेलकम बैक क्लास 9। तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको कल बताया था दैट हाउ द थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर दे गेट इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है तीनों स्टेट्स पर। काइनेटिक एनर्जी कैसे अफेक्टेड होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से कैसे डिफरेंट फिनोमिनन्स होते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर दे रही हूँ कि जब चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर चेंज है वो दो तरीके से होता है। या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और जो लिक्विड स्टेट है वो कन्वर्ट होगी गैस फॉर्म में। ठीक है, ये जस्ट बता दे रही हूँ एक बार फिर से। इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आपका इवापोरेशन या वेपराइजेशन भी बोलते हैं उसे। इवापोरेशन, हाँ वेपराइजेशन, मेल्टिंग या फ्यूजन भी बोलते हैं इसे, राइट, या इसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज़ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी, द पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड रिवर्स फिनोमिनन विल टेक प्लेस। लिक्विड गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू, गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, जिसको कि आप कंडेंसेशन बोलते हैं या लिक्विफैक्शन बोलते हैं। गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, जिस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। And all these processes are taking place at specific conditions of temperature and pressure। specific points पे है, freezing point है, evaporation का point है, boiling point, और ये melting point है। ठीक है, और change temperature scales में change कैसे होता है ये बता दिया था आपको। तो आज जो टॉपिक मैं कवर करूँगी that is effect of pressure, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था कि दो कंडीशंस हैं जो कि स्टेट ऑफ मैटर के इंटर कन्वर्जन को कंट्रोल करती हैं। पहली कंडीशन होती है चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके आपने देख लिया कि ये चार फिनोमिनन होते हैं। फाइन, एक फिनोमिनन इसमें है जो सब्लिमेशन है, विच इज़ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस फॉर्म और गैसियस फॉर्म बैक इनटू सॉलिड फॉर्म। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इंटर कन्वर्जन ऑफ दी स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, इफ़ प्रेशर इंक्रीजेस, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, फाइन, देन व्हाट विल हैपन है, सपोजिंगली मैं गैस के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेके बात करती हूँ, गैसियस स्टेट का। तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, हैविंग मिनिमम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट व्हेन विल यू विल अप्लाई प्रेशर, जब आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो खुद इमेजिन करके देखोगे कोई चीज़ जो कंप्रेसिबल है, गैसेज आर कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, बट मोर than solids and less than liquids, more than solids and less than gases। ठीक है, तो जब कोई चीज़ कंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस हो सकती है, और आप उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने की वजह से होगा क्या, वो कंप्रेस होएगी और कंप्रेस होएगी, वैसे ही कंप्रेसिबल है और कंप्रेस होएगी, और कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन इज़ कि जो इसकी पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर अप्लाई करने पर और पास आ जाएंगे, they will come more closer to each other, the spaces between them, the interparticle spaces will lessen, it get reduced, और इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और होगा क्या, जो गैस फेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फाइन, और प्रेशर बढ़ा दीजिए, और अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये और पास आ जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि लिक्विड भी कंप्रेसिबल है, लिक्विड भी कंप्रेस हो सकता है। तो जब और प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल्स और एक दूसरे के पास आ जाएंगे एंड दे विल बिकम लाइक दिस, then they'll turn into solid state with no interparticle spaces, maximum interparticle force of attraction या intermolecular force of attraction and non compressibility। तो होगा क्या कि जब आप फर्दर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा,
जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा जो स्टेट है वो इंटर कन्वर्ट होती जाएगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और प्रेशर अप्लाई कर दीजिए लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। तो ये जो फिर मैकेनिज्म है या ये जो फिनोमिनन है ये हम यूज़ करते हैं गैस को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने के लिए, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया था, स्टार्टिंग के वीडियोज़ में है, जिसके 2 एग्जाम्पल्स हैं CNG एंड LPG। LPG क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब पेट्रोल की जो आपका पेट्रोलियम होता है उसकी जब डिस्टिलेशन की जाती है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो ये उसमें से रेसिड्यू के फॉर्म में निकलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है, उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और सिलेंडर्स में स्टोर कर देते हैं, जो आपके घर में कुकिंग गैस के फॉर्म में यूज़ होता है। फाइन। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ओवर गैस टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड स्टेट। फाइन। और दूसरा एग्जाम्पल है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तो इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको कंप्रेस कर दिया गया। जो नेचुरल गैस है विच इज़ मीथेन, CNG, इट इज़ बेसिकली मीथेन। ये पेट्रोलियम जहाँ एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे थोड़े से नीचे लेवल पे और मिलती है मीथेन। ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है और फिर इसको रिस्पेक्टिव जो ह्यूज कंटेनर्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, उनमें स्टोर कर लिया जाता है, जो आपकी CNG कार्स और बसेस आजकल यूज़ होती हैं और एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर पेट्रोल एंड डीजल। राइट। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो शो करते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो जो गैस फॉर्म है उसको आसानी से आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन स्टोर इट इन कंटेनर्स। फाइन। सो this is again a thorough revision of all the factors which affect the interconversion of states of matter. This is how temperature affects, what are the different phenomenons, this is how pressure affects. फाइन। तो ये जो है ये कंक्लूड करता है आपका जो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। अगर ये इसमें से कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं फिर से रिवाइज़ कर दूँगी। इसके अलावा जो सिर्फ एक टॉपिक लास्ट में आपका बचता है इस चैप्टर में, दैट इज़ इवेपोरेशन। व्हाट इज़ इवेपोरेशन, सिर्फ एक ये टॉपिक लास्ट में बचता है। फाइन। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फ़र्क क्या है। बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है, बॉइलिंग हैपन्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर किसी लिक्विड को हम गर्म करें और तब वो वेपर में चेंज हो तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं या उसको बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है। ये स्पेसिफिक कंडीशंस पे है टेम्परेचर की, और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कोई भी लिक्विड अगर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इफ़ एनी लिक्विड इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट हो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि हर लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल हो। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर कोई भी लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो कंडीशन है वो ये है कि वो उसके बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ये फ़र्क है वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में। दोनों में वेपर ही बन रहे हैं, लेकिन वेपराइजेशन का प्रोसेस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो रहा है विच इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेपर इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है इट कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर बट इट शुड बी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड जो इवेपोरेट हो रहा है। राइट। तो अगर ये हो रहा है कि कोई लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, भाप का बनना, वेपर बनना। राइट। Now what happens is, why does evaporation occurs? See what happens is कि ये जो है evaporation का प्रोसेस सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन बोलते हैं। जो बॉइलिंग है वो बल्क है, बल्क फिनोमिनन मतलब पूरा का पूरा पानी बॉईल होगा
पूरे के पूरे पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो बॉयल होंगे और फिर कन्वर्ट होंगे वेपर में। दैट इज़ अ बल्क फिनोमिनन। ये पूछते हैं कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इवेपोरेशन जो है ये सरफेस फिनोमिनन है, ये बहुत मेजर डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। और ये नहीं समझ में आता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सरफेस फिनोमिनन है। व्हाई एम आई राइटिंग सरफेस फिनोमिनन एंड बल्क फिनोमिनन हियर? बॉइलिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा पानी जो होता है वो बॉयल होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और फिर वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। फाइन, इसीलिए इसको बल्क बोला। बल्क मतलब सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं होंगे, पूरा का पूरा पानी के पार्टिकल्स जो हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो सब के सब बॉयल होंगे और वेपर में कन्वर्ट होंगे। इसीलिए बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिनन है। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल सरफेस पे होते हैं, मतलब मान लो किसी सरफेस पे पानी पड़ा है, पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ठीक है। अब ऐसे ऐसे होंगे लिक्विड के पार्टिकल्स, तो जो पार्टिकल्स सबसे ऊपर वाली सरफेस पे होंगे, मतलब ये सरफेस है, इसके नीचे भी हो सकते हैं, जो पार्टिकल्स सरफेस पे होंगे, द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अपॉन द सरफेस, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सो दे कैन ईजिली ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर से समझने की कोशिश करो कि जो पार्टिकल सरफेस पे होंगे, कोई सरफेस है, कोई रफ़ सरफेस है, मान लो आपके घर का फ्लोर है, उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है, तो जो पार्टिकल्स सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस पे भी आपको लगेगा कि सिर्फ एक लेयर है, नहीं कई सारी लेयर्स होंगी पानी की। तो जो लेयर सबसे ऊपर होगी, सपोज करो दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर, इस लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे पानी के, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है, ये मैंने कल भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब है कि द पार्टिकल्स कैन मूव वेरी रैपिडली एंड दे कैन ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो आसानी से ब्रेक हो जाती है। तो व्हाट विल हैपन इज़ कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं पानी के, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है कि वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे आसानी से तोड़ देते हैं और किस फेज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में। दे गेट कन्वर्टेड इनटू ईजिली, दे कैन ईजिली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। राइट, तो इसीलिए इसको सरफेस फिनोमिनन बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जो सरफेस पे सबसे ऊपर पानी के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो सबसे पहले वेपराइज होंगे, वो सबसे पहले इवेपोरेट होंगे। और उसका रीज़न क्यों है, क्या है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है। ठीक है, तो होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, पार्टिकल्स विल बिकम फ्री टू मूव, दे विल बिकम मोर रेडली, दे विल बिकम रेडली डिफ्यूजिबल, दे विल बिकम मोर फ्लूइड, और वो फ्लूइडिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वो आसानी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच कंट्रोल इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं। पहला है टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब कितनी जल्दी या देर से इवेपोरेशन होता है। क्यों बोल रही हूँ मैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, अगेन द सेम थिंग, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स वाइब्रेट कर पाएंगे, आपस में उनके वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ईजिली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, और जितना आसानी से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, पार्टिकल्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फ्रीली कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीज़न में, गर्मी में, समर्स में कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। आप डालते हैं और कपड़े सूख जाते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा है,
काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पार्टिकल्स ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। बट व्हाट हैपेंस इन विंटर्स, विंटर्स में सन बहुत रेयरली निकलता है, ठंडी होती है, टेम्परेचर लो डाउन रहता है, टेम्परेचर कम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल्स ईजिली स्टेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर स्टेट में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे और इसीलिए कपड़े गीले रहते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है विंड। विंड, स्पीड ऑफ विंड, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होगी, देखा ऑब्जर्व करिएगा कि अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, कोई दिन होता है जिस दिन बहुत तेज़ हवा भी चल रही होती है और बहुत तेज़ धूप भी होती है, उस दिन आपके जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं। या आपने अगर पानी खुला रख दिया, एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जिस दिन धूप बहुत तेज़ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, उस दिन आप देखेंगे कि जो पानी आपने खुला रखा हुआ है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। रीज़न, क्योंकि विंड टेक्स अवे, ये जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे सरफेस पे, वो क्या होंगे, वो हवा के साथ बह जाएंगे। दे आर वेरी लाइट, यू नो दिस दैट गैस पार्टिकल्स दे हैव लीस्ट डेंसिटी। जो गैशियस स्टेट है मैटर का उसकी डेंसिटी सबसे कम है, बहुत हल्के होते हैं गैस के पार्टिकल्स। तो जब विंड ब्लो करेगी तो क्या होगा कि जो सरफेस पे वेपर पार्टिकल्स होंगे वो हवा के साथ बह जाएंगे। तो जितनी तेज़ हवा चल रही होगी उतनी जल्दी वेपर के पार्टिकल्स जो हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होंगे। तो दोनों कंडीशंस जो हैं, अगर ये हैं, अगर हाई टेम्परेचर है और विंड का स्पीड या वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हाई। ये एक और एग्जांपल से प्रूव किया जा सकता है। अगर आप पंखा चला दें, इफ़ यू कीप द फैन ओपन, अगर कपड़े नहीं सूख रहे हैं और आप पंखा चला दें तो कपड़े सूख जाते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि जो फ़ैन है उसकी जो विंड ब्लो करने की कैपेसिटी या वेलोसिटी है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब उतनी हाई वेलोसिटी पे विंड ब्लो करेगी तो पानी में जो जो आपके कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, उनका जो पानी है उसको वो अपने साथ, जो वेपर में कन्वर्ट होंगे उनको अपने साथ ब्लो अवे कर लेगी। फाइन, तो इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो जाता है। ठीक है, नाउ अनदर फैक्टर दैट कंट्रोल्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ मॉइस्चर। अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर नमी ज़्यादा है, ऑलरेडी अगर एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ऑलरेडी अगर एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेजेंट है, नमी प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ज़्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी सैचुरेटेड है, जब एटमॉस्फेयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो जो वेपर बन रहा है, जो सरफेस पे कन्वर्जन हो रहा है, इवेपोरेशन का फिनोमिनन हो रहा है, वो वेपर्स रिलीज़ नहीं हो पाते एटमॉस्फेयर में। फाइन, एटमॉस्फेयर शुड बी ड्राई। जो एटमॉस्फेयर है जिसमें वेपर्स के पार्टिकल्स जा रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए। अगर वो ड्राई नहीं है तो व्हाट विल हैपन इज़ कि ये मॉइस्चर होने की वजह से, अगर नमी है तो वेपर के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगे। और यही होता है रेनी सीजन में, बरसात के टाइम पे। बरसात के टाइम पे नमी बहुत ज़्यादा होती है तो आप कपड़े देखेंगे सूखते ही नहीं हैं, दे डू नॉट ड्राई। अगर हवा चल गई है तो कपड़े सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि विंड की वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज़ कर देती है। लेकिन अगर इफ़ द विंड इज़ नॉट ब्लोइंग एंड हाई मॉइस्चर इज़ प्रेजेंट, ह्यूमिडिटी बहुत है, नमी बहुत है, तो द इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज़। फाइन, बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड विद मॉइस्चर, ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो जो वेपर के पार्टिकल्स बन रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो बारिश होती है, बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में, आपके कपड़े जो हैं वो सूखते नहीं हैं, दे डू नॉट गेट ड्राई वेरी इजीली। फाइन, और एक फैक्टर और है जो कंट्रोल करते हैं, वो है सरफेस एरिया। ये लास्ट जो है आपका फैक्टर है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। इसका क्या वजह है? मान लो ये छोटी सी एरिया है, इसी इसी के ऊपर सारे पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, तो इनको इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा। ऑब्जर्व, बहुत लॉजिकल चीज़ है। लेकिन अगर ये एरिया इतना बड़ा है और इसके ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स पड़े हैं तो इनको इवेपोरेट होने में टाइम नहीं लगेगा, विल नॉट टेक टाइम, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। जो वेपर्स है वो ईजिली, जो लिक्विड है वो ईजिली वेपर्स में कन्वर्ट होता रहेगा। फाइन, तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, हायर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। Higher, if surface area is higher, rate of evaporation will
increase, will increase. फाइन. तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन. टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन. जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड है उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा. ह्यूमिडिटी सिर्फ एक अकेला ऐसा फैक्टर है जो अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया भी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. फाइन. सो विद दिस आई कंक्लूड विद टुडेज़ वीडियो. लेकिन अभी इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल्स इवेपोरेशन के रह गए हैं जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं. पानी, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है. मटके में ऐसा क्या फिनोमिनन है, अर्दन पॉट जो हम यूज़ करते हैं उसमें ऐसा क्या फिनोमिनन है जिसकी वजह से उसमें रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है. व्हाई डज़ दैट हैपन. सिमिलरली, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स. व्हाई डू वी प्रिफर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर्स. ये सारे फिनोमिनन जो हैं, ये सारे एग्जांपल्स जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ये इवेपोरेशन पे बेस्ड हैं. बट दिस आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. And if you have any problem anywhere still, you can ask me in the comment section. Thanks for watching.